दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी समय बाद DSLR से शूटिंग कर रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया। तो दोस्तों हम लोग आज जो है लद्दाख ट्रिप के बारे में बात करेंगे, स्पेशली कि लद्दाख ट्रिप पर कितना एक्सपेंडिचर आया। मेरा जो पूरा प्लान था लद्दाख का, मेरा 10 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक का पूरा प्लान था। और इस 10 दिन के ट्रिप पर मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर आया, मैं पहले शुरुआत करता हूँ यहाँ से लद्दाख पहुँचने की पूरी स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पे कितना खर्च है, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक मोटा मैं एक्सपेंडिचर आपको डिस्कस करूँगा, बात करूँगा। तो जो मोटा जो एक्सपेंडिचर है मेरा, वो मैंने करीब ये मान के चलिए कि अगस्त में टिकट बुक कर लिया था, फ़्लाइट का टिकट, और अक्टूबर का टिकट मैंने बुक किया था। तो 2-3 महीने टिकट पहले बुक होने से क्या है कि वो बहुत सस्ता बैठ गया। तो मुझे लखनऊ से सीधे लेह का जो फ़्लाइट मिला था वो 3,563 रुपये का बैठा था। 3,563 रुपीज़ का ये टिकट मुझे सीधे लखनऊ से लेह तक का मिल गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी डील मुझे मिल गई थी। और EH माई ट्रिप से मुझे ये डील मिली थी। और अमूमन अगर एक वेबसाइट पे सस्ती दिखाता है तो और सारे वेबसाइट पे लगभग 200-400 रुपये का अंतर होता है, लगभग वैसा ही दिखाता है। तो अगर 2-3 महीने पहले टिकट आप बुक कर लेते हैं तो आपको सस्ता बैठ जाता है। तो यहाँ से जगदीशपुर मैं बस से चला गया था, तो वो 100 रुपये का किराया और कुछ टैक्सी वगैरह को मिला करके, और लगभग मतलब वहाँ टैक्सी भी हमने ली। लेह एयरपोर्ट पे उतर करके थोड़ा सा मैंने वहाँ भी बस वगैरह पकड़ा था, और कुछ लिफ्ट वगैरह जैसे भी लेके पहुँचा था। थोड़ा बहुत वहाँ भी खर्च हुए थे। और बाकी नाइट स्टे एक दिन पहले मैं गया था लखनऊ में, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी, तो दोस्त के यहाँ रुक गया था। तो वहाँ पे कोरोना वगैरह की हमने RT-PCR जाँच वगैरह करा ली थी। लेकिन सुबह जो है मुझे 4 बजे 5 बजे फ़्लाइट पकड़नी थी और एयरपोर्ट जाना था गोमती नगर से। तो वहाँ भी 200-250 रुपये के आसपास का ऐसा कुछ था, टैक्सी मैंने ली थी। तो कुल अमूमन मोटा मान के चलिए कि मुझे जगदीशपुर से, अमेठी से और लेह पहुँचने का जो टोटल एक्सपेंडिचर आया वो तकरीबन ऐसे 4,000 के आसपास, मोटा मान लीजिए। 150 इधर उधर होगा, आगे पीछे होगा। और दूसरा हम एक्सपेंडिचर, जो हमारा बड़ा एक्सपेंडिचर रहा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि हम यहाँ से बाइक लेके नहीं गए थे, पहली बार लद्दाख जा रहे थे। और लद्दाख को पहले, मतलब अपनी बाइक ले जाने से पहले, मैं ये चाह रहा था कि वहाँ का टेरेन एक बार देख लें, किस तरह का है, कैसा है वहाँ का टेरेन, रास्ता कैसा है और कितना ख़तरनाक है, क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। वो सारी चीज़ें देखने के लिए स्पेशली मैं फ़्लाइट से गया था। और आते समय बाई रोड से आया था मनाली हो करके, कि मैं आने का रास्ता भी देख लूँगा, मनाली का रास्ता कैसा है, कि मैं बाइक चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। वैसे तो उत्तराखंड में कई साल मैंने चलाया है बाइक, और मतलब थोड़ा मोड़ा तो एक्सपीरियंस है वहाँ पे पहाड़ों में ड्राइव करने का। तो फिर भी एहतियात के लिए मैं ये चाह रहा था कि पहले से देख लूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने वहाँ थोड़ा पैसे बचत की, जैसे लखनऊ में दोस्त के घर रुक गया था। और 2 दिन मैंने केंद्रीय विद्यालय में, मतलब लोगों की दरिया दिली कह लीजिए, भाई लोगों की, कि उन्होंने जो है अपने यहाँ पे मुझे रुकने का मौका दिया। और एक तरीके से मुझे हेल्प की उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें हमें समझने का मौका भी मिल गया। पहले कैसे कहाँ देखना चाहिए, क्या घूमना चाहिए, वो सारा रोड ट्रिप का प्लान मैंने वहीं पे देख लिया था। तो जैसे ही फ़्लाइट से आप उतरते हैं लेह में, आपको वहाँ पे हिदायत दी जाती है कि आप जो 2 दिन, कम से कम 48 आवर्स जो है आपको कहीं पे राइड नहीं करनी है, लॉन्ग राइड नहीं करनी है, और कोई ऐसा एक्टिविटी आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे है ऑक्सीजन की कमी। जो इधर से जाते हैं यूपी से या प्लेन से जाते हैं लेह में, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, तो हाइट जाने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए 2 दिन का रेस्ट करने के लिए वहाँ पे सलाह दी जाती है, जितने यात्री यहाँ उतरते हैं सबको। तो अक्टूबर का जो महीना है थोड़ा ठंडा तो हो जाता है। तो उस दिन तो हमने रेस्ट किया जिस दिन पहुँच गए थे, और रात को रेस्ट किया। दूसरे दिन हमने लोकल एक्सप्लोर किया था। तो जिस दिन पहुंचते ही शाम को मैंने बाइक रेंट पे ले ली थी।
वो एक बड़ा एक्सपेंडिचर था 5000 का। मतलब 1000 पर डे के हिसाब से मैंने 5 दिन के लिए बाइक रेंट पे ली थी, तो मुझे 5000 रुपये बाइक रेंट पे हो गया था। इसके अलावा मैंने पेट्रोल भी फुल कराया था, तो करीब 1300-1400 रुपये का पेट्रोल लिया था। और बाइक मैंने ली थी, ऐसी बाइक ली थी कि जो पंचर वंचर की समस्या ना रहे, और बजाज की अवेंजर 220 सीसी वाली ली थी। तो थोड़ा टॉप में तो मतलब खारदुंगला पास वगैरह, चांगला वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही थी उसके साथ भी। शायद 2 लोग होते तो मुश्किल हो जाता, सिंगल के लिए दिक्कत नहीं थी। तो खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम, चढ़ाई पे बाइक को तकलीफ़ हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये एक यहाँ से लेह का 5000 का, बाइक रेंट का 5000 का, और पेट्रोल वगैरह जो मिसलेनियस खर्चे हैं, कुछ मैंने वहाँ पे सामान जैसे कैप वगैरह लिया था, और नेक की सेफ्टी के लिए लिया था, ग्लव्स वगैरह लिया था, थर्मस लिया था, वो सब जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ मैं यहाँ से तैयारी करके गया था। तो को मोटा मोटी मान के चलिए कि 5000 रुपये मेरे उसमें खर्च हुए थे। होटल स्टे ज़्यादा हमारा नहीं हुआ। एक दिन पैंगोंग में रुके थे, और दूसरे दिन डिस्किट में रुके थे। तीसरे दिन हम थर्ड डे जो है रुके थे वहाँ पे तुरतुक में रुके थे। और चौथा दिन हमने होटल लिया था आपका कुल्लू में लिया था। मणिकरण में एक दिन रहे तो वहाँ पे फ्री पड़ा। और इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा होटल पे मेरा खर्चा नहीं आया, लेकिन तकरीबन 3000 के आसपास मेरा जो है होटल पे खर्चा आया। तो इन सबको और फूडिंग में मान के चलिए कि 10 दिन में लगभग 5000 के आसपास हमारा 5000 के आसपास मोटा मोटी खर्चा हुआ होगा खाने पे। क्योंकि चीज़ें वहाँ पे महंगी हैं। जो 10 रुपए की मैगी है, 12 रुपए की मैगी है, आपको वहाँ 50 रुपए की बन करके मिलती है। तो भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ फैक्ट्री तो है नहीं, दुकानें तो है नहीं, सब चीज़ें वहाँ ट्रांसपोर्ट से चल करके नीचे से ही पहुँचती हैं। श्रीनगर से पहुँचती हैं, जम्मू से पहुँचती हैं, या चंडीगढ़ से पहुँचती हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में इतना ट्रांसपोर्ट लग जाता है कि वो महंगा हो ही जाता है। ठीक है, कॉस्टली मिलता है। और वही उन लोगों के रोज़गार का साधन है जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए वही रोज़गार का साधन जो हम लोग जाते हैं, उससे जो पैसा मिलता है वही उनकी इनकम होती, जीवन चलता है। अदरवाइज़ वहाँ पे आप कहें कि खेती होती है तो ऐसा खेती होती नहीं है। सारा वीरान है, सारा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जो है वैली एरियाज़ में हल्का फुल्का सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं ये। लेकिन ये मान के चलिए कि पूरे साल भर को नहीं होता, तो सब कुछ नीचे से ही जाता है। और जो लोग वहाँ रहते हैं वो टूरिस्ट के ऊपर ही उनकी पूरी जो परिवार का खर्चा है, जो कह सकते हैं साल भर का एक्सपेंडिचर है। वैसे टूरिज़्म भी 4-5 महीने का है, ठंड में वैसे भी कोई नहीं जाता। तो ये मान के चलिए कि जून से ले करके और आपका अक्टूबर तक लोग, वैसे सितंबर तक बेस्ट माना जाता है, लेकिन अक्टूबर तक भी लोग चले जाते हैं, अक्टूबर तक भी प्रॉब्लम नहीं होती। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई तक, मई से लोग जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अप्रैल तक तो वहाँ पे टूरिस्ट कम ही जाते हैं। मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस महीनों में ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और अप्रैल और अक्टूबर के महीने में कम टूरिस्ट जाते हैं। तो बाइक रेंट पे 5000 हो गया, मिसलेनियस जो खर्चे थे वो 5000 के आसपास हो गया। होटल स्टे का लगभग 3000 रुपये था हमारा। फूडिंग पे 5000, 10 दिन में लगभग 5000 के आसपास खर्चा आया था। और जगदीशपुर से लेह का करीब खर्चा फ्लाइट वगैरह का जो भी था 4000 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेह से जब मनाली आया तो बाई रोड, जो लेह से मनाली मैं रोड देखने के लिए स्पेशली आया था, वो किराया महंगा है। अगर टैक्सी से आते हैं तो आपको 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक बैठेगा। तो मैं बाइक चला करके सेम डे में तुरतुक से लेह पहुंचा था। सुबह वहां चला था, शाम को लेह पहुंचा था। और शाम को अचानक मैं कहाँ रुकूं, होटल लूं, या तो फिर किसी ने कहा कि शाम को यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं मनाली के लिए, आप चाहो तो पकड़ लो, और होटल जो रुकने का जो खर्चा वो भी बच जाएगा। मैं आगे हिमाचल भी एक्सप्लोर कर लूँगा। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक, अच्छी बात है। तो मैं 2500 रुपये उस टैक्सी वाले ने लिया था, और मुझे उसने शाम को 7-8 बजे के आसपास बैठे थे, सुबह हमें उसने छोड़ दिया था मनाली में 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे।
बीच में पंचर भी हो गई थी उसकी गाड़ी, और वो बहुत हाईएस्ट पीक पे काफ़ी मतलब वो घंटे 2 घंटे बहुत ठंडा हो रहा था वहाँ पे। तो जैसे तैसे वो समय निकला। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा आया सिंगल अकेले का, वो भी बचते बचाते मतलब एकदम कह सकते हैं कि बजट को कम रख करके ही मतलब गया था कि कम से कम पैसा खर्च करना है और ट्रैवल हमें उसी बजट में ही करना है। तो जो खर्चा हमारा टोटल आ रहा है लगभग 25,000 के आसपास 10 डेज का। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि मेरा लगभग जगदीशपुर से अमेठी से लेह का जो जाने का खर्चा था फ़्लाइट के साथ में, वो 4,000 रुपये का था, 4,000 का। और लेह से वापस जगदीशपुर बाई रोड आने का भी खर्चा 4,000 रुपये। चंडीगढ़ से मैंने ट्रेन का टिकट लखनऊ तक के लिया था तो 1,000 के आसपास लिया था। वो सेकंड एसी का टिकट था, 1,000-1,200 के आसपास था। और करीब मनाली से मैं कुल्लू चला गया था, कुल्लू से फिर मणिकरण चला गया था, फिर वहाँ से कुल्लू आया, कुल्लू में नाइट स्टे किया। कुल्लू से फिर मैंने रोडवेज़ की, हिमाचल रोडवेज़ की बस पकड़ी थी, वो बहुत सस्ती थी। अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं तो हिमाचल रोडवेज़ की बस पकड़िएगा। और उसका किराया लगभग ये मान के चले कि बहुत कम है, 500 किलोमीटर का लगभग 600-650 के आसपास का किराया था। मतलब कुल्लू से ले करके चंडीगढ़ का जो टिकट था वो मुझे जो याद आ रहा 600 के आसपास था। तो दूरी लगभग 450-500 किलोमीटर की दूरी है, तो काफ़ी सस्ता। हिमाचल रोडवेज में जो आप अगर सफ़र करते हैं तो बहुत सस्ता बैठता, और बसें भी वहाँ फ्रीक्वेंटली मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे सफ़र करना चाहते हैं। भाई वो फास्ट चलती, बहुत तेज़ चलती हैं, और लोग डरते भी हैं उसमें जो पहली बार जाते पहाड़ों में, क्योंकि सड़कें बहुत ख़तरनाक होती हैं। फिर वहाँ से फ़्लाइट से उसके बाद फिर लखनऊ से घर आ गया था। तो यहाँ बस से ही आया था तो बहुत ज़्यादा 100 रुपये के आसपास खर्चा आता। तो ये कुछ खर्चा रहा 25,000 के आसपास। लेकिन मुझे लद्दाख को या वहाँ का जो टोपोग्राफ़ी है, टोपोग्राफ़ी का मतलब वहाँ का जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो मुझे समझने का मौका मिला। अगर मैं फ्यूचर में दोबारा कभी जाता हूँ, अगर 2022 में प्लान बनाता हूँ, तो अपनी बाइक के साथ अगर प्लान बनाता हूँ तो मुझे ये पता है कि वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर चलना चाहिए, मुझे क्या पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ रखनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमारे साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं, ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने रास्ते में देखा बहुत सारे क्लासिक वाले थे, हिमालयन वाले थे, उनकी बाइक पंचर हो जा रही थी तो ट्यूब नया लगाना पड़ता आपको, क्योंकि बाइक इतनी हैवी होती है और पंचर होने के बाद ट्यूब ही ख़त्म हो जाता है। तो मतलब स्पेयर में आपको 1-2 ट्यूब तो रखने ही पड़ेंगे। हो पंचर, ठीक है। मतलब उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक चर्चा करेंगे। लेकिन ये मेरे लिए ये ट्रिप बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा कि मैं आने वाले फ्यूचर के लिए जब राइड करूँगा तो मैं एक प्लान कर सकता हूँ कि मैं किन किन मुसीबत में फंस सकता हूँ, मुझे उसके लिए क्या तैयारी चाहिए, क्या प्रिपरेशन चाहिए, क्या सामान चाहिए। मतलब ये सारी जो है जो जानकारी है, ये ट्रिप करने के बाद मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला। देखो जितना भी ट्रिप करते हैं कोई न कोई हमें नॉलेज मिलता रहता है, कोई न कोई नॉलेज मतलब मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको भी शेयर करूँ, और आगे इस सीरीज़ को और भी बढ़ाएंगे। जो हमें नॉलेज मिला है हो सकता है कि आपके भी काम आ जाए। मुझे बहुत सारे लोग लखनऊ से जाने वाले लद्दाख में मिले थे, बहुत सारे लोग मिले थे रास्ते में कि मैं भी लखनऊ से हूँ, मैं भी लखनऊ से हूँ। कई पल्सर भी लेके गए थे, कई मुसीबत में फंस गए, किसी को ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, किसी को वोमिटिंग हो रही थी, किसी को सिर दर्द हो रहा था। तो ये सारी समस्याएं आम बात है, तो ऐसा होता, लेकिन आपको उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। आप जब यहाँ से उस क्लाइमेट जाते हैं तो आपको ढलने में 2-3 दिन लगता है। इतना समय आप लेके चले और कपड़े आपके उस तरह के हों जो -डिग्री में टेम्परेचर में रह सके।
तो वहाँ पे केवल सेना ही हेल्प के लिए आती, मदद के लिए आती। मेरे पिछले लद्दाख सीरीज़ में देखिएगा सेना ने किस तरह से किसी एक कपल का हेल्प किया था। तो ये ज़रूरी है कि मतलब इस पे एक और वीडियो में बात करूँगा, स्पेशली अगला वीडियो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊँगा कि हमें लद्दाख के लिए क्या तैयारी, क्या प्रिपरेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चीज़ें, अगर बाइक अपनी बाइक लेके जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद उसी बनाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा रहा और अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। और अगर 2022 में लद्दाख में प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि हम भी प्लान कर लें आप लोगों के साथ में, और यहीं से अमेठी से फिर वापस अपनी चाहे हिमालयन या क्लासिक जिसके भी साथ में लद्दाख राइड करेंगे। आप लोग खुद बताएंगे कि कौन सा प्रेफर करेगा, कौन सी बाइक सही रहेगी। हमारे पास क्लासिक 350 भी है और हिमालयन भी है, जैसा उचित बनेगा दोनों में चलेंगे, किसी एक में चलेंगे, जो भी चूज कर लेंगे उस समय। तो उसके बारे में बहुत सारी बातें अभी करेंगे। और आज की जो जानकारी थी वो कैसी लगी आपको कमेंट अवश्य करिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे ट्रैवल विथ प्रभाकर जैसा यूट्यूब का नाम है वैसे ही आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और अब हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल विथ प्रभाकर के नाम से ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, राइड सेफ, प्लीज़ वियर हेलमेट।